हेलो बच्चों, UP21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये जो बैच है बायोलॉजी का, ये स्पेशल तौर पे अगर हम देखें तो अग्निवीर NA के लिए और दूसरा रेलवे की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से इस बैच को कंटिन्यू क्लासेस को लेते रहिए, जिससे कि आपकी रेलवे की तैयारी और अग्निवीर जैसे एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाए। क्योंकि देखो, रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा जोर रहता है और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। ठीक है, चलो बात करते हैं थोड़ी सी। कल हम लोग जो पहली वीडियो में बात करी थी, वो पहली वीडियो में बात ये थी कि हम लोगों ने कल ऊतक के बारे में बात करा था और ऊतक में पादप ऊतक चल रहे थे। ठीक है, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं आज विभाज्योतक ऊतक। देखो, हमने बात करी थी कि जो पादप ऊतक होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से? अगर बात करी जाए तो इनमें से दूसरा जो था वो कौन सा था? विभाज्योतक ऊतक। कौन से ऊतक थे? विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, देखो अगर सबसे पहले विभाज्योतक ऊतक की बात करी जाए तो इन सभी में क्या होता है, मुख्य तौर पर विशेषता देखें तो सभी की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सभी की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, एक तो विशेषता ये हो गई। दूसरी बात करते हैं, इनके द्वारा पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी पौधों की वृद्धि के लिए कौन सहायक है? तो विभाज्योतक जो ऊतक होते हैं वही क्या है? पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा ये पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के वर्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। पहले कहलाते हैं शीर्षस्थ या अग्रक ऊतक। क्या कहलाते हैं? शीर्षस्थ या अग्रक ऊतक। ठीक है, शीर्षस्थ ऊतक की बात करें तो कहाँ मिलेंगे? पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी पौधों में लंबाई बढ़ती है, ग्रोथ होती है लंबे में, वो किसके कारण से होती है? तो ध्यान रखोगे, शीर्षस्थ ऊतक के कारण। किसके कारण से? शीर्षस्थ ऊतक के कारण से इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह जो नाम है इसका, वह है ग्रोइंग पॉइंट के नाम से। किसके नाम से? इन्हें ग्रोइंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अग्रक ऊतक को तो ग्रोइंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ मिलेंगे? तो ये अधिकांशतः जड़ और तने पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये अधिकांशतः जड़ और तने पर मिलते हैं या जड़ और तने पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर देखें तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक होते हैं त्वचाजनक ऊतक, एक होते हैं बलकुटजनक और एक होते हैं रंध्रजनक। ठीक है, इन तीन जगहों पर जो है ये हमें प्राप्त होंगे या कह सकते हैं मिलेंगे। आगे बात करते हैं, अगले होते हैं पार्श्वीय ऊतक। कौन से ऊतक? पार्श्वीय ऊतक। आखिर बात करते हैं कि पार्श्वीय ऊतक की बात करिए तो कहाँ मिलेंगे? तो जितने भी द्विबीजपत्री पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उन द्विबीज पत्रों में सब में किस में पाए जाएंगे? जड़ में और तने में उनके पार्श्वीय ऊतक पाए। क्लियर हो गया? दो बीज पत्र यानी कि जिनके बीज दो भागों में बट जाते हो, उन बीज पत्रीय ऊतक के जड़ और तनों में क्या पाए जाएंगे? सारे के सारे पार्श्वीय ऊतक पाए जाएंगे। एक बात हो गई क्लियर। दूसरी, काम क्या करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये पेड़ की मोटाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। किसके सहायक होते हैं? पेड़ की मोटाई बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। यानी पेड़ की मोटाई बढ़ाने का काम कौन करते हैं? ये पार्श्वीय ऊतक करते हैं। ठीक है, यानी तना जितना मोटा होगा किसकी वजह से होगा? तो पार्श्वीय ऊतक की वजह से होगा। आगे बात करते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें द्वितीयक वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें द्वितीयक वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये मोटाई बढ़ाते हैं और क्या कहलाते हैं? द्वितीय वृद्धि ऊतक भी कहलाते हैं। आगे बात देखते हैं, अगले ऊतक है अंतर्वेशी ऊतक। कौन से? अंतर्वेशी ऊतक। अंतर्वेशी ऊतक की बात करें तो इन्हें विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। क्या होता है? जब इनमें विभाजन होता है तो उनसे क्या होता है? नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? इनसे क्या होता है? नई कोशिकाओं का जन्म होता है। आगे बात करते हैं, और बात देखें तो इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। क्या होती हैं? इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। इनकी टहनियों तथा पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये टहनियों के और पत्तियों के आधार पर पाया, आधार मतलब किनारा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये पत्ती किसी, ये टहनी एक दूसरे से लगी हुई तो यहाँ मिलेंगे हमारे लिए। ठीक है, ये पत्ती यहाँ पर लगी हुई तो इसके मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, इस तरीके से मिलते हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्या है? किनारे पर हमारे लिए मिलेंगे या कह सकते हैं प्राप्त होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगली बात है, देखो पेड़ दिखाया तो ये पत्तियां और टहनियां लगी रहती हैं। इन टहनियों के इन पॉइंटों पर हमारे लिए ये ऊतक देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, तो यहाँ पर मिलेंगे। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समव्यासी होती है। कैसी होती हैं? समव्यासी होती है।
अगली बात करते हैं, अगले आते हैं अब जंतु ऊतक, यानी पादप ऊतकों का वहन इतने ही भागों में था। अब बात जो करेंगे वो जंतु ऊतक की करेंगे, और जंतु ऊतक की बात करिए तो जंतु ऊतकों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में जंतु ऊतकों का विभाजन किया गया है। पहले कहलाते हैं उपकला ऊतक। कौन से? उपकला ऊतक। दूसरे कहलाते हैं पेशीय ऊतक, तीसरे कहलाते हैं संयोजी ऊतक, और चौथे कहलाते हैं तंत्रिका ऊतक। कौन से? तंत्रिका ऊतक। तो जंतु ऊतकों का डिवाइडेशन कितने भागों में? 4 भागों में। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करिए उपकला ऊतक को लेकर के। तो उपकला में बात करते हैं, ये विभिन्न सतहों के ग्रंथियों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो विभिन्न सतहों पर, यानी जो खाल वगैरह होती है इसकी सतह पर जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। कौन से ऊतक? उपकला ऊतक। इसके साथ साथ इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इनमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो उपकला ऊतक जो होते हैं उनमें ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है। इन पर पतली संरक्षी परत पाई जाती है, यानी जैसे मान के चलो ये वाली जगह जो है हमारे ऊतकों की है, उपकला ऊतक है, और इन पर ये पतली सी एक लेयर रहती है, इसको बोलते हैं संरक्षी परत। क्या बोलते हैं? संरक्षी परत। तो इन पर क्या पाई जाती है? एक संरक्षी परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें इन्हें मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहला कहलाता है सरल उपकला ऊतक। क्या कहलाता है? सरल उपकला ऊतक। दूसरे कहलाते हैं आभासी रक्त स्तंभी उपकला ऊतक। तीसरे कहलाते हैं संतृप्त उपकला ऊतक, और चौथे कहलाते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक। क्या कहलाते हैं? ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले संयोजी ऊतक। किसकी? संयोजी, यानी दूसरे पार्ट की इसकी संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक की बात करें तो ये अंगों को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अंगों को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 3 अवस्थाओं का मतलब है ठोस, अर्धठोस और तरल। ठीक है, कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो इनका विभाजन भी कितने भागों में किया गया? 3 विभागों में। पहले आते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरे कंकाली संयोजी ऊतक, तीसरे संवहनीय ऊतक। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सबकी लेकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक को। वास्तविक संयोजक की बात करें तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि संयोजी ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? त्वचा और मांसपेशियों के मध्य में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? त्वचा और मांसपेशियों के मध्य में मिलेंगे। काम क्या है? क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना। क्या करना? क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना इनका प्रमुख काम है। और किस किस जगह मिलेंगे? तो मिलेंगे कंडरा और स्नायु पर। कहाँ कहाँ पर? कंडरा पर और स्नायु पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरे आते हैं कंकाल संयोजी ऊतक। कौन से? कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक की बात करें तो एक कंकाल का निर्माण करते हैं, यानी मानव का जो कंकाल तंत्र होता है, मानव क्या किसी भी प्रकार के जंतु का जो कंकाल तंत्र होता है उसका निर्माण करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण सहायक है, वो कौन से हैं? कंकाल संयोजी ऊतक। कौन है? कंकाल संयोजी ऊतक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पॉज करना है। ठीक है, तो क्लियर बात हो गई कि इनसे क्या होता है? इनसे कंकाल का, जो मानव का जंतु का कंकाल तंत्र होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो उपास्थि में और अस्थि में। कहाँ? उपास्थि और अस्थियां क्या है इसकी एक प्रमुख उदाहरण है। आगे बात करते हैं। अगला आता है संवहनीय संयोजी ऊतक। कौन सा? संवहनीय संयोजी ऊतक। ये कैसी अवस्था होता है? तो ये तरल अवस्था में होते हैं। साथ ही साथ बात करें ये पदार्थों के परिवहन का काम करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थों के परिवहन, यानी उनके बहने का, उनको पहुंचाने का काम जो करा जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इन पदार्थों के द्वारा किया जाता है, जैसे रुधिर और लसिकाएं। ठीक है, रुधिर और लसिकाएं क्या करती हैं मुख्य तौर पर? तो संवहनीय संयोजी ऊतक का काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक की बात करें तो ये सभी लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये शरीर के अंगों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर के अंगों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मांसपेशी यानी हमारी मसल्स होती है, मनुष्य की मसल्स होती है, इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इसके लिए निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पेशीय ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ठीक, इसके अलावा बात करी जाए इनको ही मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। ठीक, 3 में अगर बात करें तो पहले आते हैं रेखीय या ऐच्छिक पेशीय ऊतक। दूसरे आते हैं, ठीक है, रेखीय पेच्छिक ऊतक। इनकी विशेषता यह है कि इनमें संकुचन धीरे धीरे होता है लेकिन देर तक होता है। ठीक है,
आगे बात करें इनमें संकुचन इच्छा के अनुसार, जैसे हाथ का हिलाना है मान लो, तो हम हाथ को हिलाएंगे, कब हिलाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हिलाएंगे, ठीक है, बिना हिलाए हमारे हाथ नहीं हिलेगा। तो क्लियर बात हो गई, इनमें कैसा जो होता है संकुचन, तो इच्छा के अनुसार होता है या ऐच्छिक होता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो आते हैं वो आते हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, ठीक है, अनैच्छिक या जो है अरेखित पेशी ऊतक। क्या व्यवस्था है, संकुचन धीरे धीरे होता है और इच्छा के बिना होता है, ठीक है। संकुचन क्या होता है, धीरे धीरे होता है और इच्छा के बिना होता है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर के आते हैं हृदय पेशीय ऊतक। हृदय पेशी ऊतक की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हृदय की दीवार पर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जीवन भर संकुचन करती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन भर संकुचन करते हैं, इच्छा के अधीन नहीं होते, यानी इच्छा के अनुसार हम लोग इनको रोक नहीं सकते हैं या चालू नहीं कर सकते हैं, इच्छा के अधीन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो आते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स कोशिकाएं जो होती है हमारी, तंत्रिका कोशिकाएं जो है इनसे मिलकर ये न्यूरॉन सिस्टम या कह सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा ये इसका निर्माण होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी मानी गई है, ठीक है। ये बातें थी ऊतक के बारे में विशेष तौर पर, और ऊतक की जो क्लास है वो इन 2 क्लासों में समाप्त हो चुकी है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में यूपी 21 क्लासेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।